जितनी बुरी बुरी प्रशंसा करूँ इन लोगों की तो कह नहीं सकता। और कल सुबह 10 बजे पुनः 9 बजे ये सत्र फिर शुरू होगा। तो तब तक के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं और रुड़की की सड़कों का और बाजार का आनंद लीजिए, गंगा नहर की ठंडी हवा का सेवन कीजिए। बस इसी दुआ के साथ अपने दिन सुबह करने का इंतजार। कि आप ये किसी संगठन में हो, मैं संगठन में हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा, मैं कल आके बात करूँगा। फिर वो नहीं बढ़ती, मैं जो पूछ रहा हूँ मैंने किसने बोला यार ईटी साहब बोल रहे, मैंने कहा ईटी साहब की बात, ईटी साहब ने बोले उसमें बात कर ले, वो बात करता नहीं। मैंने एक दिन उसको डांट दिया था वही, मैंने कहा आप बताओ यहाँ पर बैठे आप क्या कर रहे काम कर रहे हैं, और उन्होंने बोले भट्ट को बाहर ले जाएगा। पर तो 1984 20/6/1984 के मैं अपॉइंटमेंट होता है विभाग में, और उसी दिन मैंने बिजली कर्मचारी संघ की सदस्य ली थी। और यही आया था कि इस संगठन के अंदर ईमानदार लोगों की टीम है, ये बेईमानों की टीम नहीं है, और न दलालों की टीम है, ये ईमानदार लोगों की टीम है, और ये कर्मचारियों को लड़ने वाली टीम है। तो उस समय मैंने प्रण कर दिया था कि अगर संगठन है तो बिजली कर्मचारी संघ है। जब उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ होता था तो उस समय हमने सीखा है पुराने साथियों से, वो बेचारे हमारे बीच में नहीं, तो ये जज्बा था। तो मुझे आज मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि हमारी एक आज जो प्रांतीय लेवल के स्तर की जो हमारी टीम बनेगी, अच्छी टीम बनाओ, नहीं तो स्थिति 2-3 साल बाद यह संगठन भी धराशायी हो जाएगा जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं। क्योंकि और संगठन तो 1-2 जाते हैं, एक KFC के जाते हैं और एक दूसरे कभी चले जाते हैं अपने व्यक्तिगत काम से, बाद बाकी वो केवल पर्चे में उनका नंबर आना चाहिए कि ये सदस्य है मोर्चा संगठन के। और दुर्भाग्य हमारे संगठन को उससे जुड़ना ही नहीं चाहता। जब से ये संयुक्त मोर्चा इन्होंने बनाया तो ये बनाया बिजली कर्मचारी संघ की बदौलत, लेकिन वो अपने काम व्यक्तिगत काम जो हल कर रहे हैं, अपनी हेल्थ सैलरी के काम जो है वो करते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको मिलता है कमीशन ये सब उनका चल रहा है, सब लोगों की ठेकेदारी चल रही है। लेकिन एक बिजली कर्मचारी संघ ही जो है हमारे जो लीडर है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ देखता हूँ कि गुरुजब हॉल में मुझे भी 1.5-2 साल हो गए, मैं सब चीज़ पर नजर रखता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई वहाँ उत्पीड़न करता है तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मसाला है, RTI लगाओ। तो RTI देखे तो बस उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। मैं तो देख रहा था अरे RTI को दिया यार, ये हो गया। तो ये व्यक्त की गई और जो उन्होंने पुराना इतिहास दोहराया है उसमें कोई दो राय नहीं कि बिजली कर्मचारी संघ का एक स्वर्णिम काल रहा है जो अविस्मरणीय है। और ये पुराने लोग हैं, इन लोगों ने वो स्वर्ण काल देखा है, उसे जिया है, तो ये बार बार अपने कथनों में इस बात को कहते हैं। मैं अपने पुराने काल को याद करते हुए 4 महीने आपको कहना चाहूँगा, मौसमे गुल में हम बदकिस्मत, मौसमे गुल में हम बदकिस्मत, लौटे बिल्कुल खाली हाथ, मौसमे गुल में हम बदकिस्मत, लौटे बिल्कुल खाली हाथ। हमने देखा उसकी गली से पलटे दामन भर भर लोग, और शीशे की वीरान हवेली जागते रहना सो मत जाना, शीशे की वीरान हवेली जागते रहना सो मत जाना, रात गए गुजरेंगे इधर से हम जैसे पत्थर के लोग। और महामंत्री जी की रिपोर्ट पर अगले वक्ता के रूप में मैं देवमुनि राम जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया आए और महामंत्री जी की रिपोर्ट पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। लखनऊ से आए हुए हमारे बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री महेंद्र राज जी, संरक्षक घनश्याम लोटियाल जी, संरक्षक विनोद ध्यानी जी, उपस्थित सभी हॉल में सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, बहने, आज हम बिजली कर्मचारी संघ के 13वें अधिवेशन के दूसरे सत्र में महामंत्री जी के रिपोर्ट पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए।
हमारे बिजली कर्मचारी संघ में जितने भी पदाधिकारी, टाइम स्केल मेरे को 4th क्लास में मिल गया था। तीसरा टाइम स्केल का था एसीपी का TG2 जब बन गया था 11 में, उसके बाद का था। कमेटी में जब गए वहाँ पर ये बात आई कि कमेटी फर्स्ट के लोगों पदाधिकारियों ने कहा कि आपको तीनों टाइम स्केल 4th क्लास में दिया जाएगा। अब उस पर बहुत चर्चा हुई, यहाँ तक कि हमने जो हमारे बिजली बोर्ड के BO हैं, तो मैंने 76 से लेकर के 13 तक 16 तक पत्रों पे लेके चले तो ये इसमें बेहतर होगा, क्योंकि हमारी समस्याएं और समस्याएं तो हो जाती हैं, हर समस्या का निवारण हो जाता है, लेकिन जटिल समस्या दो हमारे पास हैं। एक तो निजीकरण से बचाना और दूसरा जो है हेल्प सेल्फ, और ये जो संविदा वाले हैं और ये जो ठेकेदार के आदमी हैं उनको रेगुलर करने की बात है। बड़ी अफसोस की बात है कि कोर्ट से भी डिसीजन आ गया, नियमितीकरण का कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग टाल मटोल करे, जो है ये कह रहा है कि लिस्ट बनाओ, किस तरह पक्का करना है। प्रशासन से भी कोई सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है और टाल मटोल की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने कहा जी सर वो बनाओ, समिति गठित कर दो, ये अपनी रिपोर्ट देगी और 7-2 साल तो ऐसे फिर जाएंगे, फिर बात देखा जाएगा। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और इसको किस तरह से हमारे पहले स्ट्रक्चर को बचाना है, अपने कार्यों को बचाना है। और दूसरा कि हमारा पहला जो पॉइंट है यही है कि इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर ये हो गया तो नियमितीकरण में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब पैसा पूरा दे रहे हैं तो उनके फर्स्ट मांग कभी जैसे डिस्कस करते थे तो कहते थे हमारी पहली मांग यही है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर हम नियमितीकरण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि जो मतलब हमारे पास जो मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि बाकी तो छोटी मोटी मांगे आती हैं जाती हैं, करते हैं, संगठन से जुड़े हैं हम, तो संगठन की बदौलत हमें बहुत कुछ मिलता है। जब आज जब हम रिटायर हो रहे हैं या हो गए हैं तो लाखों में गए, तो ये संगठन की बदौलत ही है। तो संगठन की बदौलत बताता हूँ उसे और लोगों से ये कहता हूँ कि संगठन यहाँ पर मंचा सिंह अध्यक्ष महोदय, जो उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री जी, यहाँ पर हमारे महामंत्री जी लखनऊ से आए, उनका स्वागत। यहाँ पर हमारे तमाम साथी और साथियों जो, लेकिन एक बात जो मेरे को इसमें थोड़ा चुटकी है कि हमारे जो 9/14/19 का मामला है वो तो सबको मिल गया है और माननीय उमड़ का सब ने 9 लाख से लेकर 16, 18, 19, 20 लाख तक लेकर जब्त हो गए, लेकिन संविदा वालों को इन्होंने किनारे कर दिया। इसकी पीड़ा करके उन्होंने ये बोला था मेरे से व्यक्तिगत सिन्नर के अंदर की दृष्टि जी, आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हम तब तक अपना जो ये 9, 14 और 19 का मामला है तब तक नहीं लेंगे जब तक आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज वो पीड़ा हमारे मन में है कि हमारे तरफ एक पीठ कर दी गई है कि आप हमारे फ्रंट में मत आइए। उसके बाद हमने उनसे व्यक्तिगत बात भी की, अरे उन्होंने कहा हो जाएगा तुम्हारा, तो होता गया, 1-2 हज़ार रुपये बढ़ गए। तो मैं कमेटी से, आप तो कमेटियाँ 2-3 संयुक्त मोर्चा भी बन गया, फलाना मोर्चा बन गया, कई मोर्चे बन गए, कई संविदा में भी लोगों के मोर्चे बन गए। इन मोर्चों से ही हमारा आज जो हम 22 साल से खून का घूंट पी करके यहाँ पर जी रहे हैं, इसके सारा जिम्मेदारी किसकी है? माननीय, हम
KR कश्यप जी का गुण नहीं दे सकते हैं। उनके साथ हम 2005 से पीठ से पीठ मिलाकर चले थे और उन्होंने हमें उस समय एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको वो भत्ता देना शुरू करवाएंगे जिसका लाभ आज हमारे राज्यपाली भत्ता है, जो टीए है, जो यहाँ पर डीए तो दे मिलना टीए है और अन्य भत्ते उनकी बदौलत आज हमें मिल रहे हैं। उसके बाद किसी ने भी हमारे ऊपर कोई आगे की बढ़ोतरी नहीं की है। मैं मंच से ये बात रिपोर्ट की बात जो आज हमारे सामने, इस पर हम सहमत हैं कि आप महामंत्री जी एक बात समझे कि आपने थोड़ा सा इसमें की होगी। ये एक पीड़ा है संविदा कर्मचारियों की कि आप बताओ कि जो हमें 20,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको जब हमारी मीटिंगें होती है मैंने आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी बोली थी कि इन्होंने हमारे साथ एक बहुत गद्दारी की है डिपार्टमेंट में। इन्होंने जो हमारा 5,000 जो हमें अलग से मिलता था इसको वेतन के साथ न जोड़ करके अलग से बिल बना रहे हैं, लेकिन जो सरकार को दिखा रहे हैं कि हम इनको 23,000 रुपये वेतन दे रहे हैं। आप मानो भारत सरकार का नियम है कि जिनकी तनख्वाह 22,000 से ऊपर मिलती है उनको ESI का लाभ नहीं दिया जाएगा हॉस्पिटल का। ये डिपार्टमेंट एक बहुत जूझा हुआ डिपार्टमेंट है। जूझा यूं कह रहा हूं मैं कि हर मिनट में मौत है। बिजली विभाग है, किसी की लाइट चले जाएगी या किसी के हाथ में फ्रैक्चर आ जाएगा, किसी का हम कान दिखाएं, हमें कौन सा हॉस्पिटल है जब हमारा ESI बंद हो चुका है। तो इसमें किसी ने क्या किया है वो हम आज जवाब जानना चाह रहे हैं और या हम नई कमेटी से भी इसका जवाब मांगेंगे। लेकिन इसमें हमारे सारे उपनत संविदा साथियों का जो है दुख और एक पीड़ा है कि आपके पीछे पीछे देखो, आपने ये भी बोला था कि स्टैंड में कई हमारे यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी है, वो हमारा साथ दे रहे। जब मैं हम कल यहाँ पर बैठे हुए तो यहाँ अभी तक जो है 24 का हमने पिछले दफे दे दिया है और 25-26 की भी सदस्यता उठा चुके हैं हम, और जो माननीय कोषाध्यक्ष जी को जमा कर देंगे। आगे जो रिपोर्ट में है, रिपोर्ट आपने सबसे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस समय पहले हमारी मांगे 12 नंबर पर थी, 6 पर थी, 7 पर थी, आज 1 नंबर पर है, तो इसके लिए हम सभी संविदा साथी आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जो बातें अभी उठी थी, कल आपने उठा कि व्हाट्सएप पर होती है, तो हो सके व्हाट्सएप पर कोई ऐसे बातें तो लिखनी नहीं चाहिए, या कोई किसी के बारे में बोलता है तो जो एडमिन है इनको सबसे पहले ध्यान में रखते हुए अगर आपको सही नहीं लगे उसको पहले डिलीट कर दो, कि जिससे अन्य यूनियन तक, क्योंकि जो साथी हमारे यूनियन में जुड़े हैं वो अन्य संगठन में भी जुड़े हैं। तो इसके अंदर एक और बातें हैं कि जो हमारा कोर्ट का मामला है, हम पहले भी इस चीज़ में लड़े हैं और लड़ चुके हैं। इसको अगर हम जो हमारे 5 साथी हैं, मैं एक बात याद दिला दूँ तो वो समान कार्य के लिए समान वेतन दे रहे हैं ऊर्जा भवन में, लेकिन हमको छोड़ दिया गया है। अब देखो वो 5 लोग हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको 2005 में मैं आप याद दिलाना चाहता हूँ SPS राघव जी MD थे सर। प्रांतीय महामंत्री प्रदीप कंसल जी, बिजली कर्मचारी संघ के संरक्षक के रूप में हमारे साथ श्री विनोद कुमार जैनी जी, वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री कॉमरेड नवलाल जी, AITUC के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे त्यागी सर और अन्य गणमान्य व्यक्तिगत, अग्रिम पंक्ति पर हमारे बैठे अतिथि, महिलाएं, बहनें और हमारे जुड़ाव साथियों, ये उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ का 13वां अधिवेशन हर मिलाप धर्मशाला रुड़की में हमारे रुड़की के साथियों ने जिस भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया है, ये हम सबके लिए एक चुनौती और प्रेरणा है। और यहाँ के साथियों की एकता
और कर्मठता आपको सलाम है, सबको सलाम है। पिछले कई दिनों से कोई भी आयोजन करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर एक छोटा सा भी काम होता है तो एक आदमी कितना परेशान हो जाता है। हम ग्रुप में देख रहे थे हमारे साथी देर रात तक कहीं पोस्टर लगा रहे हैं और इतना सब कार्यक्रम देखने में सब छोटा लगता है। एक एक चीज उन्होंने सिर्फ साथियों, कल हमने हमारे उत्तर प्रदेश से आए अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री राय साहब को सुना, जिसको सुनने के लिए हम भी तब काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपने संबोधन में तमाम परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया। तो साथियों, हमारा बड़ा भाई के रूप में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की चुनौतियां आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग देखते होंगे, वहां कितनी भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। और ये उत्तराखंड ये तो उनकी कॉपी करता है, वहां जैसा होता है तो लगभग वही परिदृश्य यहाँ भी उत्पन्न हो चुका है, जिसके लिए हम सबको एक होना होगा। तमाम कार्रवाइयां भी गतिमान हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। उम्मीद है जैसे तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और ट्रिब्यूनल के तमाम केस के रिजल्ट हमारे कर्मचारियों के फेवर में हैं। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जरूर हमारे साथ सम्मिलित होंगे और हमारे संगठन को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। आप लोगों से आग्रह है कि और संगठित रहकर संगठन को मजबूत बनाएं, बजाय इसके कि जैसे विभिन्न तबकों में विभिन्न संगठन संविदा के बन चुके हैं, इससे सब आप लोगों का नुकसान हुआ है, ये लोग आप भी समझते होंगे। और बिजली कर्मचारी, बिजली का जो मजदूर था, बिजली की मजदूर, ये जो हमारे साथी तमाम उनके संविदा दूसरे संविदा के साथ चले गए, उससे लड़ाई कमजोर हो गई। प्रशासन यदि हमारे सारे साथी एक छतरी के नीचे होते, हम कारपोरेशन को तो कह रहे हैं कि सारे एक छतरी के नीचे आ जाओ, लेकिन हमारे संगठन 13-14 संगठन है हमारे संयुक्त मोर्चा में, और उनमें भी संगठनों में गिनती के मात्र लोग जो है आगे रहते हैं, बाकी सब नाम के संगठन चल रहे हैं। बिजली कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन है जो जिसका वास्तव में प्रबंधन पे भी और शासन पे भी छवि ऐसी है कि ये लोग कोई दूसरे टाइप के काम नहीं करते हैं, अपने सुलझे हुए आंदोलन करते हैं, कर्मचारियों की लड़ाइयां लड़ते हैं। तो इस संगठन से हमें भी आशाएं हैं, आप लोगों का जरूर जल्द से जल्द नियमितीकरण होगा। और इसके लिए संगठन हमारे प्रधान महामंत्री से लेकर और अभी तक भी जितने भी इस बात को अन्यथा न ले कि कोई भी हमारे कर्मचारी संगठनों ने कोई आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यदि हमारे करने से हो जाता तो पहले से नहीं हो गया होगा, कश्यप जी के समय में ही हो जाता। लेकिन परिस्थितियां हैं, अब आप लोग सब कुछ भली भांति जानते हैं, इसलिए ऐसी भावनाएं मन में बिल्कुल न लाए। ये आज का दौर जो चल रहा है, जैसा देश प्रदेश में चल रहा है, तो बहुत आसान नहीं ये काम कराना, जिसको हमारे कल संयुक्त मोर्चा के संयोजक इंसारुल्लाह जी ने भी इंगित किया कि कोई भी काम करवाना कितना मुश्किल काम हो गया है। तो प्रयास जारी रखेंगे। आज लड़ाई यहां तक पहुंची है, अंजाम तक जरूर पहुंचेगी, ऐसी हम लोगों की। साथियों, हमारे साथ में समस्याओं का लगातार अंबार रहता है। हमारे
हमारे संविदा के साथियों की पीड़ा रहती है कि जी 9, 14, 19 फलाना इस टाइप से। साथियों वो बात सही है, वो आज भी मैं कह रहा हूं कि जो 7th पे कमीशन की विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं, वो आज तक सीआई की सुविधा दी जाए। साथियों यहाँ पे महामंत्री जी की उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन समस्याएं क्या आ रही है कि टाइम स्केल नहीं लग रहे हैं। और देवमुनि जी ने बोला श्रीनगर से ही हमारी बहनें आ रखी, इनके नहीं हो रखे, तो आज तो कैसे होता ही है, उनके हम छोटे से काम नहीं कर सकते। तो मैं आग्रह करूँगा कि आने वाली कमेटी से भी, अध्यक्ष मंडल से भी, कि कृपया हमारे कुछ साथियों ने एक मांग पत्र दे दिया अपना, तो मैं अध्यक्ष मंडल को ये मांग पत्र दूंगा, तो उनको आने वाली कमेटी में निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। और मैं भूमिका देखिए, नैना कह रही है कैश सहरा में अकेला है, कैश सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, कैश सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो ये पूरा चेक इस तरीके से कि कैश सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो साथियों आप लोग भी दीवानों की तरह बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत लोगों को सुनाए हैं। और इसी क्रम में मैं अपने एक बहुत संजीदा चाहने वाले को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपने 2 शब्द कहें। श्री प्रदीप कश्यप जी, देहरादून से। अजय देवेंद्र कुमार शर्मा जी, एटक के पदाधिकारी और मेरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मेरा लाल सलाम। जैसा कि आज रुड़की का ये सम्मेलन हो रहा है, रुड़की कमेटी ने बहुत ही अच्छा 2 दिन में बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया है। हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी चीज़ का हम ये नहीं कह सकते ये चीज़ कमी है। उसके लिए मैं रुड़की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारा संगठन जैसे कि आप पहले भी पूर्व में कह चुके हैं, यानी कि कहते सब कह चुके हैं, ऊर्जा निगमों में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ईमानदार पागदार है, इसलिए जो किसी न किसी पद को ना संभाल सके। हर व्यक्ति हमारे लिए कर्तव्य है। और संविदा के कर्मचारियों के लेकर मैं कहना चाहूँगा तो हमें 20-22 साल हो गए हैं। यदि हम परमानेंट होते तो आज हम जेई एसडीओ के पोस्ट पे होते, तो जेई एसडीओ का जो अनुभव है वो हमें हो चुका है। पिछले दिनों कल भी इस मंच से कहा गया था कि कोई व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया है, उसकी ऐसे बात हो गई है। अगर कोई व्हाट्सएप में मैसेज आया था, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं थी कि ये कौन से संगठन से है, लेकिन उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया, ना ही उसके बारे में कोई बात की। 4-5 साथी थे, पत्नी के थे, उनकी पीड़ा थी, मैं उनको बुरा नहीं चाहूँगा, लेकिन वो भ्रमित हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपने पोस्ट बनाने क्या डाली भाई, मेरे पास पूछ रही थी डाली, या तो उसमें लिखा होता कि ये अपनी संगठन दिया क्या है, तो उसमें बात हुई। और रही दूसरी बात कि व्हाट्सएप पे लिखा जाने के लिए कि व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मैंने और मेरे 2 साथियों ने और उन्हें भी कार्यालय में जाकर इस बात को कहा था कि हमारे बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। तो उस समय कहा गया था कि जो बैठक करके उस मतभेद को मिटा देंगे, लेकिन 2 महीने हो गए इस बात को भी कोई मतभेद नहीं मिटाया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ बीच में एक दूरी बढ़ती चलेगी, तो उसको भी नेतृत्व में शीर्ष नेतृत्व में ये देखना था, यदि इसकी दूरी बढ़ रही है, किसको क्या परेशानी है, आपको बैठ के बात करनी थी। अब हो सकता है मैं ही गलत था, हो सकता है वो गलत हो, कोई भी हो सकता था। तो ये एक परिपाटी मतलब इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप अगर किसी के बीच में वो है तो आपको साथ सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष को या किसी को सभी का उसमें साथ मिला है। देहरादून से भी हमारे दिनेश भाई हैं, ये रात को 2 बजे उठते हैं, 3 बजे घर से फ्रेश होकर चलते हैं, फिर 4 बजे महामंत्री जी को लेते हैं, 5 बजे सकलानी जी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, रात के 12 बजे इसी तरह वापस होते हैं, रात के 12 बजे जाते हैं। तो उसमें भी इनका सहयोग है, सभी का सहयोग है। हमने तो एक बार बात भी कही थी कि भाई अगर इस केस को अगर संगठन के द्वारा लड़ा जाए तो हमारे पर कम दबाव पड़ेगा और हमारे बीच में जो भी मतभेद है वो भी खत्म हो जाएंगे।
तो उसमें थोड़ी सी पहलगी हुई थी, लेकिन वो इतनी वो नहीं थी। बाद में हमने ग्रुप में भी लिख दिया था कि भाई अगर जा रहे हैं तो कम से कम खर्चे में एक ही गाड़ी में चले जाए, तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की पूरी निष्ठा संविदा के कर्मचारियों की अपने हमारे जो प्रांत के प्रधान महामंत्री है श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी के साथ है, और उनको भी ज्ञात है इस बात का, क्योंकि कंसल जी ने कभी हमारे लिए कुछ भूल नहीं करी, कभी भी हमारा को ऐसा नहीं कहा कि यार ऐसे समझा, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा हो कि यदि हमारा कहीं से भी कोई केस निकलता हो तो उस केस को प्रबंधन के सामने अच्छी तरह से रखा जाए। एक हमारा ये से जो बंद हो गया है उसके लिए ये बात थी कि प्रबंधन से बात करी जाएगी, प्रबंधन से बात भी करिए, हमने भी करी है और संगठन ने भी बात करी है इस बारे में ना, तो उसके लिए भी एक रास्ता निकल रहा है, लेकिन अभी शासन स्तर से भी कोई निकल। प्रदीप कुमार कंसल जिंदाबाद, कामरेड विनोद कुमार ध्यानी जिंदाबाद, कामरेड डीबी जोशी जी जिंदाबाद, कामरेड डीबी उलियाल जी जिंदाबाद, कामरेड राणा जी जिंदाबाद। सभी कामरेड को मेरा लाल सलाम। अगर मेरे से गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, धन्यवाद। हाँ सॉरी, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कामरेड देवेंद्र शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ कि आपका नाम नहीं ले पाया। धन्यवाद। घनश्याम नोटिया। समस्त पदाधिकारियों को मेरा लाल सलाम। साथियों, मैं आप लोगों के सामने अपनी एक पीड़ा रखना चाहता हूं, क्योंकि हम एक उपनल कर्मचारी हैं और कंसल साहब का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरी एक पीड़ा है जो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहता हूं कि वो समय कहां चला गया जब लखनऊ में 43 डिग्री 38 डिग्री में भी संगठन सड़कों पर पड़कर अपनी मांगे पूरी करता था। आज क्या ऐसे विषय आ गए हैं कि हम निगम में अलग अलग संगठन और अलग अलग विचारधाराओं में जाके बह रहे हैं। आज समय आ गया है कि हमें एक मजबूत लड़ाई लड़नी है। आज सरकार और निगम की बदसलूकी देखिए कि आप लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जीतने के पश्चात उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और मेरा कहीं ना कहीं जो आज कमेटी गठित होगी उनको शुभकामनाएं, और कहीं ना कहीं उनसे आशा भी रहेगी कि आगामी उपनल के विषय पे, चाहे वो निगम का प्लेटफॉर्म हो चाहे वो शासन का प्लेटफॉर्म हो, आपको हमारा भरपूर सहयोग करना है। और मैं कंसल जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृढ़ सरकार और निगम की इस पॉलिसी के विरोध में 10 नवंबर 2025 से समस्त उपनल कर्मचारी आंदोलन पे जा रहे हैं। हमें आपका सहयोग नहीं, एक अभिभावक के रूप में साथ चाहिए, और मैं आपसे पूर्ण अपेक्षा करता हूं कि कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन में हमारा मार्गदर्शन और हमारे साथ भागीदारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी शायरी जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे जो संचालक साहब है इतनी अच्छी शायरियां कहने को मेरा भी कहीं ना कहीं शायर कहना बनता है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, ऊपर वाला को लकीरें देता है, रंग हमें को भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। से बोल रही हूँ, जो भी गलती होगी तो माफ करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब बाहर से आए हुए मेरे कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। इन्होंने अपना अमृत समय देकर यहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोग वहाँ भी आए थे ऋषिकेश में, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रुड़की में जिन्होंने भी ये व्यवस्था की है बहुत अच्छी कर रखी है। यहाँ के लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी बोलने में गलती हो रही होगी तो माफ करना, पहली बार बोल रही हूँ बोलना क्या। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस संघ से जुड़े हुए हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि हर किसी के विचार से अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से कह रहा हूँ सबको, लेकिन उपेक्षा की बात ये रही थी हमारे केंद्रीय कार्यालय में कई बार मीटिंग होती है। हमारी जो मीटिंगों में कई बार मेरे द्वारा प्रस्ताव रखे गए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी प्रस्ताव पे गौर नहीं किया है।
ये हमारे जब 9 की लड़ाई लड़ी गई हमारे संयुक्त मोर्चा के गोद में बैठ के, उसके बाद भी सबको मना करने के बाद भी कम से कम 10-12 बार मीटिंग में मैंने मंच से, डाक पत्र में भी सबको ये आगाह किया कि इस काम को मत कीजिए, सबकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन नजरअंदाज किया गया। तो इसलिए मैं, मेरा संगठन या मेरे पदाधिकारी ये नहीं कह सकते कि हमें इसका संज्ञान नहीं था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा। तो ये कोई नहीं कह सकता इस बात को कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो हम ऐसा ना करते। जानकारी होने के बावजूद भी आज हमारे करीब चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं, सबकी रिकवरी हुई, सबके वेतन कम हुए। और मजे की बात यह है कि संगठन होता है कर्मचारियों के हितों के लिए, कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, उनकी मांगों को बढ़वाने के लिए। ये जिंदगी में पहली बार ऐसी स्टाइल देखी मैंने जो अपना वेतन कम कराने के लिए हम लोगों ने बदल जाएंगी तदबीरें, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल। ये दुआएं धुंधली राहें, ये अंधेरों की घुटन, ये दुआएं धुंधली राहें, ये अंधेरों की घुटन, इन अंधेरों से लिपटी है उजाले की किरण, वो किरण गर आज तक बेनूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल। सभी सदस्य पदाधिकारी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर हम हमारे साथियों ने सारी अपनी बातें रखी, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और आप लोग समय समय पर हमारी समस्याओं को, छोटी मोटी समस्याएं होती है, कहीं पर किसी अधिकारी का उत्पीड़न किया जाता है तो मंचासीन पदाधिकारी जो हमारे बैठे हैं उसकी समस्याओं का हल करते हैं। और मैं सूक्ष्म रूप से मंचासीन अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि जो 10 तारीख का अपना महासंघ का जो कार्याविष्कार का धरना कार्यक्रम है, आप मंच से घोषणा करेंगे कि आपने जाना है या नहीं जाना है। और आपसे निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी सहमति लेकर हमें जो है अनुमति दें। आप न आए चाहे, लेकिन आप हम क्योंकि हमारे पास जो है लड़कों का बहुत जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस मंच से आप घोषणा करेंगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, उसी का पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मंच में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, इन सबसे ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के मुख्य महामंत्री कॉमरेड महेंद्र राय। साथियों, कल अनूप भाई ने मुझे हमारे उद्घाटनकर्ता कॉमरेड महेंद्र राय जी के बाद संबोधन करने के लिए बुलाया और मैं काफ़ी नाराज हुआ। मैंने कहा भाई साहब, आपने मुझे बुला लिया, अभी मेरे से बड़े, मेरे सीनियर और खासकर संयुक्त मोर्चा के हमारे संयोजक महोदय थे यहाँ पे, और हमारे AITUC के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने उनसे पहले बुला दिया। तो उनका कहना था कि मुझे अचानक ही
मंच सौंप दिया गया और मेरी नजर आप पे पड़ी और मैंने आपको तुरंत बुला दिया। सभी सदस्य पदाधिकारी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर हम हमारे साथियों ने सारी अच्छी बातें रखी, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और आप लोग समय समय पर हमारी समस्याओं को, छोटी मोटी समस्याएं होती है, कहीं पर किसी अधिकारी का उत्पीड़न किया जाता है तो पंचायत पदाधिकारी जो हमारे बैठे हैं उसकी समस्याओं का हल करते हैं। और मैं सूक्ष्म रूप से अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि जो 10 तारीख का अपना महासंघ का जो बहिष्कार का धरना कार्यक्रम है, आप मंच से घोषणा करेंगे कि आपने जाना है या नहीं जाना है। और आपसे निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी सहमति लेकर हमें जो है अनुमति दें। आप न आए चाहे, लेकिन आप हम, क्योंकि हमारे पास जो है लड़कों का बहुत जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस मंच से आप घोषणा करेंगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, उसी का पालन करेंगे। यही सब के साथ बहुत बड़ी मतलब विडंबना वाली स्थिति है। इन्होंने मुझे पहले दिन फोन किया कि कल को वहां चलेंगे कारपोरेशन में। रात को 2 या 2:30 बजे के करीब मेरठ से मैसेज आया, हमारे ताऊ जी का उनकी लड़की की डेथ हो गई। मैं 5 बजे जब देहरादून से चल रहा था, क्योंकि मैं इन्हें बोल चुका था कि मैं कल को तुम्हारे साथ जाऊंगा वहां पे, लेकिन मैंने 5 बजे इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया और इन्होंने मैसेज देखा या नहीं देखा मुझे नहीं इस बात का इल्म है, लेकिन मैं इन्हें 5 बजे मैसेज करके गया। और मैंने उसके बाद में संजय हमारा ऋषिकेश का साथी है, उसे भी फोन करके बताया। मैंने कहा यार ऐसी बात हो गई, तो ये ऐसी चीजें, इसमें तो मेरा जाना वहां पे जरूरी है, मेरी बहन है और मेरे लिए परिवार का काम जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये वाला काम ज़्यादा जरूरी था। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये किसी के लिए भी संभव नहीं। तो इस पर और आगे विस्तार में कोई बात कही जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई औचित्य नहीं है। अब संतुष्ट होना या नहीं होना वो तो निजीकरण को रोकना है और जो हमारे संविदा के साथी हैं उनका नियमितीकरण हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उनिया जी इस निजीकरण के बारे में भी और हमारे संविदा के साथियों के लिए भी हम पूरे तन मन धन से अपने कार्यकाल में प्रयास करते रहे और भगवान ने चाहा तो ये प्रयास मेरे माध्यम से ना सही लेकिन कोर्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में होगा और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री महावर सिंह बिष्ट हमारे श्रीनगर के साथी हैं, उन्होंने भी अपनी बात में निजीकरण, नियमितीकरण ये बातें रखी। तो ये पहले वाली जो हमारी इससे पूर्व की वो थी उसी से संबंधित है। संगठन आपके साथ में आपके लिए हमेशा खड़ा है और ये जो कोर्ट के फैसले आने हैं ये मैं समझता हूँ कि 1 तारीख पे ही आ जाएंगे। 95 का केस हम लोगों ने मतलब हमारे पक्ष में हुआ, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं उसमें भी बता दूं कि 25/5/2025 को वो फैसला आया और हमने अपने साथियों को कहा कि जो चीज़ आदेश में है आप उसका थोड़ा सा विवरण बना के हमें उपलब्ध करा दें, लेकिन वो किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं आ पाया। उसके बाद फिर हमने RTI लगवाई और RTI का में जो है वो अपना ले पूरा संदूक भर के हमारे पास भेज दिया। अब उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जो हमारे मतलब की चीज़ होगी उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी आसान नहीं है कि इसे कोई भी 1 मिनट में ने भी रिपोर्ट पे कोई विशेष चर्चा नहीं की और उनका भी जो था कि हमारा जो फंड है उसे ज़रूर उसके ऊपर जो हमने किसकी रिपोर्ट लगाई। मैंने पहले भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं इसलिए इस रिपोर्ट को ज़्यादा मेहनत से नहीं लिख पाया। कई चीज़ें आई उसमें, 1-2 चीज़ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक भी हो गई जिसमें मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में DP जोशी जी ने भी अपना वक्तव्य दिया, रिपोर्ट के संबंध में बताया। विनोद ध्यानी जी ने भी आय व्यय का ब्यौरा
उसके बारे में जो है, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्पिशियस मामला लग ही रहा सबको कि भाई किसकी वो क्यों डाली, ऑडिट की रिपोर्ट करंट डालनी चाहिए थी। तो उसके बारे में भी मैं बताऊं कि जब मैंने ये रिपोर्ट के लिए अपने साथी कैशियर महोदय से कहा, एसपी वर्जी से, के लिए मुझे कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने व्यक्तिगत पैसे से अपने संगठन के जो फंड संबंधी बात है उसे पूरा करूंगा। पदाधिकारी हमारे डीबी ये क्या नाम विनोद ज्ञानी जी भी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे। इनका भी ये कर्तव्य था कि बिना जाने समझे इस बात को मंच से कह देना कि आय व्यय का ब्यौरा। और मैं आपको एक बात आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि कुछ लोग अपने इस संगठन के आय व्यय के ब्यौरे के ही पीछे पड़े हैं। 10 तारीख को हमारे पेंशनर्स की मीटिंग होती है जी, तो हमारे पूर्व के एक साथी हैं जो अपने को नेता कहते थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, और वो नेता जब थे जब उनके पीछे हम थे, नहीं तो उन्हें कोई नेता मान नहीं किया। इतना आसान काम है नहीं, लेकिन उसमें संगठन प्रयासरत है और एजेंडे में नहीं आया, उसका हमें दुख है। एजेंडा कोई मैंने घर में तो बैठ के बनाया नहीं, 18 इसी रोड पे ही बैठ के ये एजेंडा बनाया। हमेशा की तरीके से जैसे पुराना पोस्टर होता है उसी पर संशोधन करते हैं, बना दिया। रिपोर्ट जरूर, क्योंकि मैंने 27 तारीख को मैं दे ही नहीं पाया था रिपोर्ट, और जब रुड़की के साथियों ने कहा कि जी रिपोर्ट आपकी, तो मैंने कहा यार मैंने नहीं छपाई है। वो कॉपी पेस्ट हमने जरूर कराया, उसे कहा हमने राज प्रिंटर को, उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके मैंने कहा भाई इसे तू छाप दे। ये बात बिल्कुल सही है अनिल उनियाल की कि सब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ पढ़ते। अगर नहीं पढ़ते तो इतना सारा बोलने का मौका भी नहीं मिलता। पढ़ना चाहिए रिपोर्ट को। वो हमारे आदरणीय कश्यप जी ने वो केस बनाया था, कश्यप जी ने वो केस लगाया, और हमारे जो वकील साहब हैं ये मनोज पंत जी, क्योंकि कश्यप जी के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध था, उन्होंने उस पर लड़ाई लड़ी और वो हमारे फेवर में हुआ। आज 5 आदमी हमारे साथी ले रहे हैं। हमें लगाना चाहिए था केस, जैसे उन 5 को मिला हमें मिले, लेकिन वो अब ना जाने क्या कारण रहे होंगे जो नहीं हो पाया। एक बात और कि ये जो संविदा का केस एक चल रहा है 523 वाला, इसमें देहरादून के साथी और रुड़की के साथी आज से नहीं सन 14 से ही लगातार जा रहे हैं हल्द्वानी, और वो किस तरीके से खर्चा करें मैंने तो कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं साथ जाता हूँ उनसे। सिवाय एक रोटी खाने के अलावा या एक चाय पीने के अलावा, इसके अलावा तो मैंने उनसे कभी कुछ पूछा नहीं कि भाई तुम मुझे दो उसमें से, या मेरा कुछ खर्चा दे दो। वकील साहब की फीस जरूर देनी पड़ती है, और हमारे जो साथी जाते हैं उनका खाने पीने का खर्चा होता है, कोई और विशेष खर्चा नहीं है, या गाड़ी का खर्चा कि जो पेट्रोल से लगेगा या डीजल लगेगा वो तो देना ही। ये सोचते हैं कि सांडिल्य मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे कौन सा सांडिल्य से कोई रिश्तेदारी करनी, भाई वो ब्राह्मण में बनी है, मुझे तो कोई रिश्तेदारी नहीं करनी उससे। लेकिन अगर वो काम करता है तो उसके काम को सराहना तो पड़ेगा कि नहीं सराहना पड़ेगा। अगर सांडिल्य से तुम्हें कोई हिसाब करना है तो सांडिल्य को बैठाओ। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा तुम आओ बैठो बात करो, सांडिल्य आ जाए ये नहीं आए, और फिर इस तरीके की हरकतें। आज की डेट में स्थिति ये है कि वो पका पकाया मसला इनकी अपनी बदतमीजियों के कारण 523 में से वैसे ही हमारे पास बहुत कम लोग हैं, जब लगाया होगा तो 523 रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सदस्यता के माध्यम से कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग जो हैं वो हमारे साथ में हैं। हम ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न करें कि जो हमारे साथ में भी हैं वो संगठन छोड़ के इधर उधर हो जाए, तो यार हमारा संगठन चलाने का क्या फायदा है। 400 रुपये सदस्यता लेने के लिए तमाम लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, उनके पास जाना पड़ता है 3-3 4-4 बार। हमारे पदाधिकारी रिक्वेस्ट पे अपनी बात रखी, चाहे 2 ही शब्दों में रखी, और जब आदमी माइक पे जाता है तो पहले उसके भी हाथ और पैर काटते हैं, मुंह से भी जवाब बोलता कुछ है निकलता कुछ है, लेकिन जब 2-4 बार जाता है बोलता है तो फिर वो सारी बातें ठीक हो जाती हैं।
आज जो इतने सारे वक्ता हैं यहाँ पे, वो इस माइक की वजह से ही तो है, या जो और संगठनों में वक्ता हैं, अगर उन्हें माइक पे आने का मौका ना दिया जाता तो वो कैसे बोलते? तो बड़ी अच्छी बात है। आशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक RS अरोड़ा जी ने भी, उनका भी ये कहना है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन हम भी अरोड़ा जी से संतुष्ट नहीं हैं। कितने कार्यकारिणियों की बैठक हुई 18 इसी रोड पे, जिसमें अरोड़ा जी आए? नहीं आए अरोड़ा जी। फोन पे हम जब ये मैसेज देते हैं व्हाट्सएप पे ना, सबको फोन भी करते हैं। मैं और SP भट्ट सबको फोन करते हैं, अब किसी का उठा किसी का नहीं उठा। कोशिश हमारी फिर भी रहती है कि हम फोन करके लोगों को आग्रह करें कि भाई आप आए। मुसव्वर जी आ जाते हैं, कृतराम वर्मा आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद में, अब भैया तुझे फुर्सत नहीं है तो यार उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं। फुर्सत तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी ना। एक उन्होंने ये भी चर्चा की कि 955 पे लोगों की रिकवरी हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। जब ये 955 ये जो हमारा आंदोलन चल रहा था, उसमें कई उनके बारे में पता चला कि वो यूट्यूबर भी हैं, तो मेरा अपने संगठन की ओर से, क्योंकि आप भी हमारे संगठन के साथी हैं जी, यही रहेगा कि भाई आप और उन्नति करें, खूब तरक्की हासिल करें, रोज नए नए गीत लिखें, लोग बाग आपकी फ्रेंड फॉलोइंग जो है वो बढ़े। और इनका भी ये है कि ये लोग भी अपने 95 केस की तारीखों पे आते रहे और हमेशा जो वकील साहब ने इन्हें बताया ये उससे संतुष्ट होके गए, क्योंकि मैंने तो वकालत करी, तो जो वकील साहब बताते हैं वही मैं भी सुनता हूँ, और जितनी मेरी समझ होती है मैं इन्हें आगे ऊपर कन्वे करता हूँ। जगत राम भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत 4 या 5 शब्दों में अपनी बात कही। घनश्याम नौटियाल जी ने भी आए हुए के ब्यौरे को ये बहुमत से वोट सदन से पास हो गए। साथियों, कल से हमारा ये सम्मेलन चल रहा है यहाँ दुकान में, और अब ये अपने अंतिम पड़ाव पे है, और अब हमारा खाली एक चुनाव का नई कार्यकारिणी के गठन का कार्य शेष है, उसे भी हम शीघ्र निपटाएंगे। और जो दूर दराज से हमारे साथी आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे लखनऊ से हमारे महामंत्री आए हैं, उनका भी धन्यवाद है। साथियों, जो सम्मेलन में हमारे साथियों ने व्यवस्था करी, मैं तो यहाँ रहा ही हूँ हर समय, और फिर भी कोई कार्यक्रम में कमी रह जाती है, साथियों में कोई कमी रहेगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे जो होगा उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जहाँ पे भी होगा करेंगे। तो साथियों, इस सब की हम समाप्त करते हैं। अगला अब चुनाव का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और साथियों, आज हमारा ये अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा हुई है, और अब हमारा चुनाव का प्रकरण रह जाता है, जो इसके बाद शुरू होगा। आप लोग सब आए, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह और बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से, प्रेम से, स्नेह से समझा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो चलते चलते ठीक आ रहे हैं, आपको झेलनी पड़ेगी। एवं मंच पे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, इन सबसे ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के मुख्य महामंत्री कॉमरेड महेंद्र राय जी। साथियों, कल अनूप भाई ने मुझे हमारे उद्घाटनकर्ता कॉमरेड महेंद्र राय जी के बाद संबोधन करने के लिए बुलाया, और मैं काफी नाराज हुआ। मैंने कहा भाई साहब, आपने मुझे बुला लिया, अभी मेरे से बड़े, मेरे सीनियर और खासकर संयुक्त मोर्चा के हमारे संयोजक महोदय थे यहाँ पे, और हमारे AITUC के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने उनसे पहले बुला दिया,
तो उनका कहना था कि मुझे अचानक ही मंच सौंप दिया गया और मेरी नजर आप पे पड़ी और मैंने आपको तुरंत बुला दिया। के लिए पंखे को चलाना पड़ा और इसके कारण से मैं रात भर नहीं सो पाया। अब 4 बजे मुझे नींद आई और उसके बाद कई हमारे साथी जो कल 10 बजे सो गए थे या 9 बजे, वो सुबह उठ गए और उन्हें दरवाजे खटखटाने चालू कर दिए। पर महाराज रुड़की कमेटी और जो स्वागत समिति है उन्होंने इतना भव्य आयोजन करा, बहुत बेहतरीन करा कि पुराने जो उन्होंने अधिवेशन करे हैं उससे ऊपर निकल गए ये अधिवेशन। एक बार स्वागत समिति के लिए जोरदार तालियां। और ऐसा लग रहा है कि आगे भी जो सम्मेलन हो हम रुड़की वालों को ही सौंप दें, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी टीम है और कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है उनके बीच मैंने देखा है कोई भी मतभेद नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारियों जैसे हमारे शर्मा जी, नियमित कर्मचारी हमारे देव शर्मा जी, उपनल के कर्मचारी हमारे दीपक शांडिली जी, और भी अन्य जो किसी एजेंसी के द्वारा कार्यरत कर्मी हैं, उन सब ने मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं रोज व्हाट्सएप पे देखता था कि रात रात को ये लगे रहते थे, तो मैं बोलता था मैंने कहा इतनी मेहनत अगर ये किसी राज्य के कर सकते थे, पर इन्होंने बहुत मेहनत करी, रात रात भर झंडियां वगैरह लगाई, तो मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कल प्रधान महामंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट रखी थी और आज इस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। बहुत से लोग, क्योंकि इसके पीछे नाम नहीं लिखा है, पीछे तो नाम लिखा है, आगे नाम नहीं लिखा है, तो बहुत से लोग इनको जानते भी नहीं होंगे। हमने जंतर मंतर, रामलीला मैदान वगैरह में इनके साथ काफी करने पड़े। उसके बाद कॉमरेड अमरजीत कौर जो कि सचिव थी, वो आई और वह हमारी महामंत्री हुई। और आज भी वृद्धावस्था होने के बावजूद भी बखूबी AITUC को लीड कर रही है। कई लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ के अधिवेशन में आए हैं, ये AITUC का एक संगठन है। AITUC के नेताओं के बारे में आपको जानना चाहिए। उसकी शुरुआत होती है कॉमरेड गुरुदास दास गुप्ता से। गूगल में जाना, इनके बारे में पढ़ना, इन्होंने जो सैक्रिफाइस करा उसके बारे में। पीछे कॉमरेड हरीश तिवारी जो हमारे संस्थापक थे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के, जो हमें मिल रही हैं, हम उसको बढ़ाने के लिए उस डिमांड को रख सकते थे और उसकी लड़ाई लड़ सकते थे। चाहे रात्रिकालीन भत्ता हो, जोखिम भत्ता, कई भत्ते हैं जो हम ले सकते थे, क्योंकि वीडियो वाला लिंगर ऑन हो चुका है, फंस चुका है, उसके बारे में हम नहीं लिख सकते थे। उसका भी पॉइंट इसमें लिखा है। एक पॉइंट तीनों लिंकों का एकीकरण कर उत्तराखंड राज्य विद्युत परिषद का गठन किया जाए। ये बात जो है हमारे मुख्य महामंत्री भी बैठे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के, इस बारे में ये लड़ाई थी। ये कश्यप जी ने भी यहाँ पे डिमांड छाड़ के रखते थे, पर इस पर लड़ने का कुछ फायदा नहीं है। अब तो जो छोटे छोटे 6 डिस्कॉम 7 डिस्कॉम बना रखे हैं वो प्राइवेट हो रहा है। उसके एकीकरण के बजाय उस डिस्कॉम को बचाने की लड़ाई है, उनको हमने बचाना है। और नहीं बचा पाएंगे तो किसी नाला के कर्मचारी बन जाएंगे। वो देखा होगा आपने, वो भैंसा घूमता है, वो कोल्हू में उसके नाक को रस्सी बांध देते हैं और वो घूमता रहता है, पीछे लड़ मारते घूमता रहता है। वही वाली स्थिति हो जाएगी। वो जो हमारी नई कमेटी बनेगी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से, तो वो और भी अच्छा प्रयास करेगी। जो हमारे करने में जो खामियां रह गई हैं, क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी में मुझे रखा गया है साथियों, तो उसमें हमने 4-5 चीजें जो महत्वपूर्ण थी, जिस विचार में साथियों के कोर्ट केस की बात आप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट किया कश्यप जी ने लगाया था, तो मैं उन लोगों के चेहरे से भी वाकिफ नहीं हूँ। ये संगठन की महानता है कि उन्होंने इस पीढ़ी को अपने हाथ में लिया और किन दुश्वारियों से उन चीज़ों को वो निकाल कर लाए हैं। हम लोग उनके सानिध्य में चलकर
गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही है कि गुजारा तो हमारा 15-20 हज़ार में भी बहुत अच्छा चल रहा है साथियों, बात है अब सम्मान के बचाने की साथियों। तो उस सम्मान को बचाने के लिए आपके प्रधान महामंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जो 95 साथियों का जो केस अवार्ड हुआ है उसके अंदर 2012 से उन लोगों का जो बनने वाला एरियर है उसका भुगतान भी कोर्ट के दिए गए निर्णय में दिखवा दिया गया है साथियों। ये आपकी उसी क्रम में एक 22 लोगों का केस लगा हुआ है साथियों, वो भी मैं समझता हूँ जल्दी आने वाला है और वो भी संगठन की अपनी उपलब्धता होगी। और जो 523 लोगों की बात कर रहे हैं साथियों, जो साथी बाहर भोजन कर रहे हैं वो भी सुने, जो कर चुके हैं वो अंदर आकर सुने। यदि आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मात्र मेरे ख्याल से 250 लोगों की सदस्यता भी संगठन के पास नहीं है। उन लोगों के चेहरे उन लोगों को हम जानते नहीं है, लेकिन संगठन कभी एक के लिए काम नहीं करता, संगठन सबके लिए काम करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं इसी पर काम करता हूँ। जवाबदेही मेरी परमेश्वर को और उंगली उठाने से पहले मैं अपने गिरबान में जान लूँ कि मैं कितना कार्य कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम हम कर ही नहीं पा रहे, हम कार्य को धो रहे। अपने घरों के पूर्ण काम का आप एक पर्चा बनाकर निकलते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके अंदर आप शाम को जब टिक मार करते होंगे तो मैं कहता हूँ 50% काम आपके घर के पूरे नहीं हो पाते, ये तो पूरे उत्तराखंड को लेकर चल नहीं पाते। तो साथियों चर्चा लंबी जानी है और भाई अनुज ने कहा और बड़ा सौभाग्य है कि मेरा कि जिस काम के लिए जिसके लिए मुझे प्रवक्ता या आया था कामरेड की आप कश्यप जी का मुझे बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। इसी वाणी की वजह से फिर कार्य कर रहा भाई अच्छा 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 पहचाने नहीं क्या? हैं? पहचाने नहीं? कौन है? दिल्ली से हैं? अच्छा ठीक 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 हमने उस कदम को जोड़ा जो बड़े बड़े दिग्गज सब बैठकर कार्य करते हैं कि उसका कदम कार्य करने तो मैं उनकी तरफ नहीं राम आनंद जी और मैं साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उसके बाद आज तक इसके लिए हम उस पर कार्य करेंगे और बड़ा अच्छा माहौल हमारे बीच शेरवसारी से बना हुआ है। अरोड़ा जी ने भी एक अच्छी गजल पेश की और भाई अनुज चौधरी जी की तो हम जितनी चाहे तारीफ कर ले उनकी बराबरी को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम 2 लाइनों के साथ कहना चाहूँगा साथियों जो मेरे नाम के अनुरूप है। और मैं चाहूँगा कि सदन थोड़ा ध्यान दे कि मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना। वो समझते हैं कि मैं मजबूर हूँ चलने के लिए। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद।
यूट्यूब चैनल है, उसको सब सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे बेटे के यूट्यूब चैनल पे जाएगा। ये मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विश्वकर्मा। मेरा पूर्ण कर्तव्य है अपनी बात रखी गई है उसका समुचित उत्तर प्रदान करूं। सर्वप्रथम साथियों, मैं ये एक बात आप सभी लोगों के सामने सदन में और हमारे जो महानुभाव हमारे मंच पे बैठे हैं, चाहे वो शिक्षक से संबंधित पदाधिकारी हैं या बिजली कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, अपने उत्तरांचल से हैं और हमारे उद्घाटनकर्ता और हमारे साथी उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री महोदय, मैं सभी लोगों के सामने पूर्ण विश्वास के साथ में एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि एक तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस संगठन का मठाधीश बन जाऊं या मेरा एकाधिकार हो। अगर कोई इस गलत फहमी में है और वो इस तरीके की बात अपने मन में रखते हैं कि मैं अपने संगठन को अपने हिसाब से चला रहा, तो मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है, ना मुझे इस तरीके की बातें पसंद हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे कुछ साथियों ने आय व्यय के ऊपर अपनी टिप्पणियां की कि ये 21 की रिपोर्ट क्यों छपी या अब तक ऑडिट क्यों नहीं कराया गया। तो यहाँ पे हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं, श्री SP भट्ट जी। उनके मतलब उन्हीं के द्वारा ये जो हमारा जितना भी सदस्यता आती है या अन्य तरीके से हमारे पास जो भी धन आता है, उसकी देखरेख का मुख्य जिम्मा जो है वो हमारे कैशियर महोदय का है। और मुझे गर्व है इस बात का कि वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में जूनियर इंजीनियर रहते हुए संगठन को समय देते हैं और संगठन के जो रजिस्टर हैं आय व्यय के सदस्यता के, 2015 में कश्यप जी के आकस्मिक निधन के बाद जब से मुझे प्रधान महामंत्री का पद सौंपा गया हमारे संगठन के साथियों द्वारा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण लगन के साथ में अपने कार्य को अंजाम दिया। कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे से ऊपर है या ये मेरे से नीचे है। मैंने सभी लोगों का साथ, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने उसके साथ में वो कार्य किया। लेकिन अफसोस होता है ये बात सुन के कि मैं एकाधिकार के माध्यम से अपने संगठन को चला रहा, तो धिक्कार है ऐसे एकाधिकार पे। मुझे कोई लालच नहीं, मैं भगवान की दया से अपने, लेकिन अगर कोई आय व्यय पे उंगली उठाए या कोई संगठनात्मक बातों के ऊपर उंगली उठाए तो वो बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कमजोर मैं भी नहीं हूं जो मैं रोटी नहीं खाता। मैं हर तरीके से जवाब दे सकता हूं और बढ़िया जवाब दे सकता हूं। लेकिन यहां कोई लड़ाई का मंच तो है नहीं। आपने अपनी बातें रखी, मुझे भी अपनी बात रखनी है। तो 19 साथियों ने इस रिपोर्ट पे चर्चा की और उसमें से 5 आदमियों ने, जो 5 हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। उनका मुझे विस्तार से उनका निस्तारण भी करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो साथियों, सर्वप्रथम BV भट्ट जी ने अपनी टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट पे ना तो चर्चा की और ना ही उन्होंने कोई विरोधात्मक बात की। अपनी संतुष्टि उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर जारी की। तब उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे हमारे साथी आए, श्री देवमुनि राम जी, ऋषिकेश के साथी हैं, उन्होंने किसी बात को लेके, उनका अपना टाइम स्केल से संबंधित मामला है। और एक साथी हमारे यशवंत जी हैं, ऋषिकेश से ही हैं वो भी, उनका नाम लेते हुए एक बात कही कि टाइम स्केल में हमें ये वाला जो है वो विकल्प का सुविधा मिलनी चाहिए। साथियों, जब विकल्प निकलता है किसी भी चीज का,